हेलो एवरीवन। तो हम वापस आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस रफ्तार को फिर से पकड़ने के लिए। कूलम्स लॉ हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। ओके, फाइन। आई होप आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस की। ठीक है, आज जो हम टॉपिक ऐड कर रहे हैं वो और पावरफुल करेगा हमारे कूलम्स लॉ के नॉलेज को। तो क्या है ये टॉपिक? इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखो क्या है कि इक्विलिब्रियम के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। मैकेनिक्स में अगर हम इक्विलिब्रियम देखते हैं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब होता है? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो है तो फिर उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर हम आते हैं रोटेशनल मोशन में तो वहां पर अगर नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो फिर वो होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम दोनों को ऐड कर दे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो वो हमारा कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बन जाता है। फाइन, ओके। तो यहाँ पर हम टॉर्क के बारे में तो बेसिकली नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज हमारे पास है, सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब उसमें कई सारे चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और सबके सब इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, मींस हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो होना जरूरी है। फाइन, उसके हम कुछ बेसिक बेसिक से एग्जांपल्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो हमें क्या इंपॉर्टेंटली यहां पर करना है? नेट फोर्स हर एक चार्ज के ऊपर जीरो होना चाहिए। फाइन, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब हम लिखेंगे यहां पर। इक्विलिब्रियम मींस F net is equals to zero. Equilibrium means F net equals to zero. हम मेंशन कर लेंगे कि स्पेसिफिकली मैकेनिकल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस F net equal to zero and torque net equal to zero on the system. ओके, सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्स अगर नहीं है तो इक्विलिब्रियम में हम उसे मानेंगे। क्लियर है? अब इक्विलिब्रियम भी कई कई टाइप के होते हैं, कई कई टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कोई नया टॉपिक नहीं कर रहे हम, थोड़ा सा कुछ थ्योरी में बताऊंगा आपको, ये कूलम्स लॉ का ही पार्ट है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैंने उसको इक्विलिब्रियम बोल दिया है तो साफ मतलब है कि नेट फोर्स तो जीरो ऑलरेडी है। इक्विलिब्रियम बोल दिया है तो नेट फोर्स तो जीरो ऑलरेडी है। बट स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? तो समझते हैं इसको एक एग्जांपल की मदद से। लेट अस कंसीडर, यहां पर एक चार्ज है और यहां पर भी एक चार्ज है, और हमने ऑलरेडी ऐसी टाइप की कैलकुलेशन करी हुई है। अगर इसके मिड पॉइंट पे मैं एक और चार्ज रखता हूं
तो उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि यहां से ये जितनी फोर्स लगा रहा है वो भी उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। बट एक चीज देखो कि अगर इस चार्ज को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, क्या करता हूं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, सडनली इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना बंद हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट क्या होगा, इस क्यू की वजह से ज्यादा फोर्स हो जाएगी, इस क्यू की वजह से कम फोर्स हो जाएगी। इस क्यू की वजह से ज्यादा फोर्स है तो ये उसको उधर धक्का देगा, ये वापस जाएगा और इधर आ जाएगा। फिर ये वाला जो चार्ज है उसकी फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फिर ये उसको वापस धक्का देगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये सिस्टम एनर्जी लूज कर सकता है तो वापस से ये जो चार्ज है ये इसी पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। बेसिकली ये ऑसिलेशन कर रहा है उसी पॉइंट के अबाउट। क्लियर है, फाइन। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक डिप है, क्या है, डिप है, उसमें एक बॉल यहां पर रखी हुई है, ठीक है। अगर इस बॉल को मैं रोल करता हूं इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, वापस से ये बॉल इसी पोजीशन पे आना चाहेगी, ऑसिलेट करेगी, लेकिन वापस से इसी पोजीशन पे आके रुक जाएगी। तो बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया जाता है तो पार्टिकल वापस उसी पोजीशन पे आना चाहता है। क्लैरिटी है, यस, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर आप एक चीज शो कर सकते हो कि ये ऐसे टाइप का मोशन करता रहेगा, ठीक है, और ये भी ऐसे टाइप का मोशन करता रहेगा। फाइन, ओके। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, देखो मैं फिर से सेम सिस्टम बनाऊंगा और उसमें आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी शो करूंगा। देखो सेम सिस्टम है, यहां पर चार्ज रखा हुआ है, अभी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अभी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। बट मान लीजिए कि अगर इस चार्ज को मैं इधर डिस्प्लेस करता हूं, डाउन साइड पे डिस्प्लेस करता हूं, तो क्या होगा, तो जब ये चार्ज यहां पर होगा तो इस चार्ज की वजह से फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा। उस चार्ज की वजह से फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा। और नेट फोर्स कहां आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो बेसिकली ये दोनों मिलकर इसको डाउनवर्ड ही पुश करने लगेंगे। अगर मैं इस चार्ज को डाउनवर्ड पुश करता हूं तो फिर ये दोनों चार्जेस मिलकर इसको डाउनवर्ड ही पुश करेंगे, इसको वापस आने नहीं देंगे। तो इसका मतलब अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा उसके बाद इसका इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा। ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आ रही बात समझ में। अब एक और चीज देखो, जैसा मैंने ये डिप वाला एग्जांपल लिया था, ऐसे मान लो एक हीप बनी हुई है या एक क्रस्ट बना हुआ है और यहां पर उसके ऊपर बॉल शांति से रखी हुई है, कोई छेड़खानी नहीं है इस बॉल में। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, एकदम रेस्ट कर रही है आराम से। लेकिन अगर मैं इसको यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूं तो क्या ये वापस आएगी, ये रोल करती हुई चली जाएगी। फाइन, तो अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है लेकिन इसके बाद ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। आर यू गेटिंग? सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक ही पोजीशन पर है, लेकिन उससे अगर डिस्प्लेस कर दिया तो फिर उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप एक चीज देखो कि ये वाला जो सिस्टम था स्टेबल इक्विलिब्रियम का और जो ये वाला सिस्टम था, ये सेम ही तो सिस्टम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो in a same system different directions can quote the system as stable equilibrium as well as unstable equilibrium। अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता हूं तो सेम सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी बोला जा सकता है और वही सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी बोला जा सकता है। फाइन, ओके।
नाउ लेट्स सी थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, अगर मैं यहां पर चार्ज रख लूं, अब ये आइसोलेटेड चार्ज है. क्या है? आइसोलेटेड चार्ज. मतलब इसके आसपास कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है इसके आसपास. तो इसके ऊपर नेट फोर्स अभी क्या है? जीरो है. यस, इसके ऊपर नेट फोर्स है जीरो. तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है. लेकिन एक बात बताओ कि अगर मैं इस चार्ज को उठा के यहां से यहां डिस्प्लेस कर दूं और यहां रख दूं, तो अभी तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है. तो अभी तो यहां पर भी तो नेट फोर्स स्टिल जीरो है. आ रही है बात समझ में? अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, उसके बाद भी ये इक्विलिब्रियम में रहता है और ये कोई मोशन नहीं शो करता, कोई मोशन शो नहीं करता, तो फिर ये कैसा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं. मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, अब इस ब्लॉक को मैं डिस्प्लेस करके यहां तक ले आता हूं, तो अब क्या है? क्या ये यहां से मूव करेगा? मैं सिर्फ डिस्प्लेस करके इसको यहां पे छोड़ दिया तो मूव नहीं करेगा, यहीं पे रहेगा. अभी भी नेट फोर्स जीरो है, पहले भी नेट फोर्स जीरो था. तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. आपको क्लैरिटी है इस टाइप के इक्विलिब्रियम्स? तीनों इक्विलिब्रियम्स आपको समझ में आ गए अच्छे से? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, कुछ अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, फाइन. लेट अस सी सम क्वेश्चंस. ठीक है, देखो क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है, यहां पर भी क्यू चार्ज रखा हुआ है. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a third charge, find the value of a third charge that is placed between, that is placed on, that is placed on the line joining, on the line joining the q charges, so that the system, so that the system remains, so that the system remains in equilibrium. Also find where it is placed, also find where it is placed. तो अच्छा खासा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस है Q और Q, इनके बीच में एक थर्ड चार्ज आपको रखना है और एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पर रखने के बाद ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, कोई भी चार्ज इधर उधर मूव ना करे. ओके, ऑल्सो हमें बताना है कि हमें कहां रखना है उस चार्ज को. तो हमें दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कि हमें वो थर्ड चार्ज कहां प्लेस करना है और थर्ड चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या होगी. क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हमें इतना तो पता है कि ये दोनों चार्जेस बराबर है, तो इनका न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्टली इनके मिड पॉइंट पे होगा. तो एग्जैक्टली इनके मिड पॉइंट पे हम उस चार्ज को रखेंगे. एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे. ठीक है, अगर ये 0,0 है मतलब ओरिजिन है और ये r,0 है मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट का रखा हुआ है कहां पे रखा हुआ है?
r/2 पे, r/2 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पोजीशन पता चल गई। लेट्स कंसीडर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी दिया हुआ है यहाँ पर r। क्लियर? ओके, नाउ हमें पता लगाना है कि q की वैल्यू क्या होगी। देखो, पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होगा? देखो, ये जो स्मॉल q और स्मॉल q है, ये आप एक जैसे आइडेंटिकल चार्जेस है। क्या चार्जेस है? आइडेंटिकल चार्जेस है। अगर मैं एक चार्ज के ऊपर भी नेट फोर्स 0 कर देता हूं, तो फिर इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर कर देता हूं नेट फोर्स 0, तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। फाइन, बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल चार्जेस, पूरा सिमेट्रिक सिस्टम है। उसके अलावा मुझे क्या करना है? मुझे इस क्यू चार्ज के ऊपर भी नेट फोर्स 0 करना है, वो ऑलरेडी 0 हमने कर दिया, ठीक है। देखो, पॉइंट वाइज हम समझ लेते हैं। स्टेप 1, F net on Q should be 0, which is already 0, which is already 0, which is already 0, right? Why? Because it is at न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कैसा पॉइंट होता है? जहां पे नेट फोर्स 0 होती है, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे, ठीक है। तो स्टेप 1 तो हमने कंप्लीट कर दिया है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? एफ नेट जो है वो क्यू पर भी 0 होना चाहिए। वही हमें करना है, वही काम हमें करना है। फाइन, ओके। अब देखो, ये क्यू है, ये क्यू है, और ये क्यू है। मैं इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे फोर्सेस कैलकुलेट भी करने पड़ेंगे। तो इस क्यू की वजह से जो फोर्स इस पे होगा वो इधर होगा। फाइन, इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है कि अगर इसकी वजह से उस डायरेक्शन में है, तो इस वाले चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होना चाहिए। उससे हमें यह भी पता चल गया कि जो थर्ड चार्ज है वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने के लिए उसका फोर्स कितना होगा? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर। सो ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होनी चाहिए। फाइन, सो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय r/2 होल स्क्वायर। फाइन, अब देखो, एक बात यहां पर क्या है, क्योंकि हमने नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर करी है। अगर मान लो हम यहां पर डायरेक्शन जो है वो नॉर्मली दोनों की पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। मैं इसको आपके लिए और इजी कर देता हूं। मान लो मैंने दोनों की वजह से फोर्स उसी डायरेक्शन में कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। मैंने दोनों की वजह से, मैंने इसको पॉजिटिव ही मान लिया, मैं नहीं मान रहा इसको नेगेटिव है। वो मेरा आंसर मुझे बताएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इन दोनों चार्जेस की वजह से उस चार्ज पे फोर्स क्या है उस डायरेक्शन में मान लिया, सेम डायरेक्शन मान लिया। तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फाइन, अब क्या होगा? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इधर 2 आ जाएगा, और इधर माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है। के आर स्क्वायर, स्मॉल क्यू, तो कितना बचा? 2q। इधर 2q बचा, उधर कितना बचा? माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, q बचा, ठीक है। तो q इज इक्वल्स टू माइनस q बाय 2, q इज इक्वल्स टू माइनस q बाय 2। क्लैरिटी है? देखो, आंसर में अपने आप नेगेटिव आ गया ना, तो इसका मतलब इस वाले चार्ज को क्या होना चाहिए? इस वाले चार्ज को नेगेटिव होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। क्लैरिटी है? ओके, फाइन, इसको नोट करो एवरीबॉडी। नोट इट डाउन।
ओके वेट, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। ओके माय बैड, इसको 4 लिखेंगे यहाँ पर। ओके आर बाई 2 का होल स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर बाई 4 होगा और 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। नो प्रॉब्लम, इसको ठीक कर लेते हैं। ओके सो दिस इज द फाइनल थिंग। ओके माइनस क्यू बाई 4। आई थिंक आपको अच्छे से इसमें क्लैरिटी है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ट्रायंगल के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, उसमें हमें पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहां पर चार्जेस रखे हुए हैं Q Q Q, तो सेंट्रोइड जो होता है, क्या होता है, सेंट्रोइड जो होता है उस पे न्यूट्रल पॉइंट होता है। सेंट्रोइड पे न्यूट्रल पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर हम थर्ड चार्ज रखें सेंट्रोइड के ऊपर तो क्या होगा, तो उस पे नेट फोर्स क्या होगा, उस पे नेट फोर्स 0 होगा। यस, उस पे नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। और इस पॉइंट पे अगर मैं कोई भी चार्ज रखूं, इस पॉइंट पे अगर मैं कोई भी चार्ज रखूं तो उस पे नेट फोर्स ऑलरेडी 0 होगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है कि जो मैं एक्स्ट्रा चार्ज रख रहा हूं सिस्टम के अंदर, उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैं पहले ही उस चार्ज को न्यूट्रल पॉइंट पे रखूंगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जिस पे ऑलरेडी उस पे कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, चारों तरफ से उस पे जो फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरा आधा काम तो खत्म हो गया। मेरा दूसरा काम क्या है, ये जो 3 चार्जेस रखे हुए हैं ये सिमेट्रिकली रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक बात है, ये तीनों चार्जेस सिमेट्रिकली रखे हुए हैं। अगर मैं एक भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 प्रूव कर देता हूं तो बाकी दोनों चार्जेस के ऊपर भी नेट फोर्स 0 प्रूव हो जाएगी। सही बात है, ओके। तो मेरा आधा काम हो गया और मुझे बाकी बचा हुआ काम करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी एक चार्ज ले लूंगा और उसके ऊपर नेट फोर्स को 0 प्रूव कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैंने ये वाला चार्ज ले लिया। अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस है, देखो इस वाले क्यू की वजह से उधर फोर्स है, ऊपर वाले क्यू की वजह से इधर फोर्स है, और एक इस वाइट वाले क्यू की वजह से भी फोर्स है। ठीक है, उस फोर्स को मैं इधर कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस इस पे लग रही है। अब ये तीनों फोर्सेस जो है वो कितनी कितनी है, सबसे पहले इसकी, अगर ये ए है, ये ए है और ये भी ए है, तो इसकी वजह से क्या फोर्सेस लग रही है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऊपर वाले चार्ज की वजह से भी कितना फोर्स लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फाइन, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो आप एक चीज देखो कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा बना के देख लेता हूं, ये जो दोनों फोर्सेस है ये इस तरीके से लग रही है और दोनों फोर्सेस सेम भी है, एफ एफ। तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली इनके मिडल से जाएगा, और मिडल से जाएगा तो वो इसी लाइन के अलोंग होगा जो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को कनेक्ट कर रही है। इसी लाइन के अलोंग वो फोर्स होने वाला है। ठीक है, हम इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से एफ डैश, दोनों फोर्स सेम है, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है अपनी लास्ट क्लासेस में, तो √3f आ गया। सो बेसिकली √3 के क्यू स्क्वायर बाय
ए स्क्वायर, ये नेट फोर्स हो गया, ठीक है। अब ये नेट फोर्स कहां पे है? ये नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। आ रही है बात समझ में? अब जो Q और Q का, कैपिटल Q और स्मॉल q का जो फोर्स है उसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है, उसको भी हम लिख लेंगे। लेकिन हमारा यहां पर एक नेट फोर्स आ चुका है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो F डैश है। तो सबसे पहले मैं ये येलो वाला F निकाल लेता हूं। के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय, मैंने बताया था आपको इस, ये जो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंट्रोइड है कितना होता है? a/√3, a/√3। सो a/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, सो 3 ऊपर चला जाएगा। क्लैरिटी है? ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में मेरे पास दो दो फोर्सेस है, इसी डायरेक्शन में मेरे पास दो दो फोर्सेस है। एक तो ये हो गया, और एक और फोर्स क्या है? एक और फोर्स जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया, F डैश इज इक्वल्स टू √3 के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रही है? देखो तीन फोर्सेस थे, एक ये येलो वाला, एक ये नीचे येलो वाला, उन दोनों का मैंने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जो कि ये F डैश आया। उसके अलावा कैपिटल Q की वजह से भी एक फोर्स था जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा, 3KQ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ चुके हैं। जैसे हमने लास्ट वाला कैलकुलेट किया था सेम वैसे ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों को सेम डायरेक्शन में मान के चल रहे हैं, ठीक है। उन दोनों का जो सम है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो सम करेंगे, तो सम अगर 0 है तो अपने आप निकल के आएगी वैल्यू, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, जो होगा अपने आप होगा। हम नेगेटिव, हम समझ रहे हैं कि ये नेगेटिव होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इन दोनों का जो फोर्स है वो रिपल्सिव लग रहा है, तो इसका फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वो अपने आप निकल के आएगा। देखो देखो, मैं इन दोनों का सम लेता हूं और उसको 0 के बराबर पुट कर देता हूं, 3KQ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस √3 के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से कुछ कुछ चीजें हम कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या? हम √3 कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन ले सकते हैं, स्मॉल q कॉमन ले सकते हैं। सो √3 k स्मॉल q डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये सब हम कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? √3 बचा, √3 k गया, कैपिटल Q बचा, स्मॉल q गया, ए स्क्वायर गया, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या बचा? √3 गया, k गया, ए स्क्वायर गया, और एक q बच गया, ठीक है। अब देखो ये सब वैल्यूज तो 0 नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली इसी को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? अच्छा ये प्लस है, -q डिवाइडेड बाय √3, -q डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, एक बार चेक कर लो पूरा सॉल्यूशन, जस्ट चेक द सॉल्यूशन। ओके, जस्ट चेक इट एंड टेल मी। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी करे हुए थे, हमें नेट फोर्स ऑलरेडी पता था। अगर आप इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हो तो आपका एक लाइन में आंसर आएगा। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अगर √3 KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये आपको ऑलरेडी पता है कि नेट फोर्स होता है बाकी दो चार्जेस की वजह से, तो थर्ड चार्ज उसमें ऐड करोगे और बात खत्म, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बिना एक्सप्लेन करे एक क्वेश्चन करके यहाँ पे दिखाता हूं, बिना एक्सप्लेन करे आप खुद समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा है। देखो ये मैंने क्या कंसीडर किया? स्क्वायर कंसीडर किया है, और इसके चारों वर्टिसेस पे Q Q Q Q रखा हुआ है। एक फिफ्थ चार्ज हम कहां पे रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे? हमें पता है कि स्क्वायर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है अगर मैं वहां पे रख दूंगा एक फिफ्थ चार्ज को, तो अपने आप ही ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, पर मुझे उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? किसी भी एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले बाकी तीन फोर्सेस की वजह से जो नेट फोर्स होती है, क्या वो हम सबको याद है? देखो
बाकी तीन फोर्सेस की वजह से जो नेट फोर्स है एफ डैश वो क्या होती है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/2। मेरे ख्याल से सबको याद होगी, ये फोर्स सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये फोर्स किसकी वजह से है, तीन चार्जेस की वजह से है। और इस वाले क्यू की वजह से कितनी फोर्स होगी वो भी लिख लेते हैं, के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय, अब ये जो डायगोनल का हाफ डिस्टेंस होता है क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, a/√2। a/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a²/2, वो ऊपर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, बस हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a²√2 प्लस 1/2 प्लस 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय a² इज इक्वल्स टू 0। यहां पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाय a², सिर्फ इतना ही कॉमन आ रहा है, के क्यू डिवाइडेड बाय a²। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक क्यू बचेगा, उसके साथ √2 प्लस 1/2 बचेगा, यहाँ पर प्लस 2 बचेगा, के गया क्यू गया, स्मॉल क्यू बचेगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली इसी पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे Q √2 प्लस 1/2 प्लस 2Q इक्वल टू 0। कैपिटल Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये पूरा का पूरा एज इट इज उधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -Q/2 √2 प्लस 1/2, ठीक है, -Q/2 √2 प्लस 1/2। ऑल राइट, इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, बट नो नीड टू सॉल्व फर्दर। आपके ऑप्शंस में जैसा दिया होगा आप उसके हिसाब से रीअरेंज कर लेना, ठीक है। अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एंड देन टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। इसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो वैसे वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हमें लिखना है तो -Q/4 और यहाँ पर ब्रैकेट में होगा 2√2 प्लस 1, ठीक है। ऑल राइट, सो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। ओके, तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में क्लैरिटी है, राइट। ओके, नाउ इक्विलिब्रियम चार्जेस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स। अब एग्जैक्टली ये है क्या, देखो हमने पहले डिस्कस किया था कि कभी भी अगर एक चार्ज प्रेजेंट होता है स्पेस में, एक आइसोलेटेड चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके आसपास का जो स्पेस होता है ना, वो नॉर्मल स्पेस नहीं होता। हमने ये बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ठीक है। वो एक नॉर्मल स्पेस नहीं होता,
वो स्पेस मॉडिफाइड हो जाता है। अगर आप उस चार्ज को वहां से हटा दो, दूर लेके चले जाओ, तो वो स्पेस एक नॉर्मल स्पेस हो जाएगा, फाइन। लेकिन अगर आप एक चार्ज को उस स्पेस में लेकर आओ, तो वो स्पेस क्या हो जाता है, मॉडिफाइड स्पेस बन जाता है, मॉडिफाइड स्पेस बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हो इसके पास, तो वो टेस्ट चार्ज क्या नॉर्मली वहां पे बैठ सकता है? नहीं, वो नॉर्मली वहां पर नहीं बैठ सकता। उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बट वो देखेगा कि आसपास तो मेरे कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा, मुझे टच नहीं कर रहा, मुझे धक्का मुक्की नहीं कर रहा, फिर भी मुझे फोर्स लग रही है। ये हो कैसे रहा है? स्पेस ही कुछ कर रहा है। अब ये स्पेस कैसे कुछ कर रहा है? तो वो स्पेस एक्चुअल में क्या है, वो नॉर्मल स्पेस नहीं है, वो मॉडिफाइड स्पेस है, फाइन। वो किसकी वजह से मॉडिफाइड हुआ है? वो जो पहले वाला जो चार्ज हमने वहां पे रखा था, उसकी वजह से वो स्पेस मॉडिफाइड हो गया है, ठीक है। ऐसे मॉडिफाइड स्पेस को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं सबसे पहले, ठीक है। वो फील्ड है, वो स्पेस ऑफ रीजन है जो मॉडिफाइड हो गया उस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से। लेकिन हम इस फील्ड को, इस मॉडिफाइड स्पेस को एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? एक टेस्ट चार्ज को उस स्पेस में रखकर। अगर एक टेस्ट चार्ज को हम स्पेस में रखते हैं, अगर वो उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है, तो इसका मतलब ये स्पेस नॉर्मल स्पेस नहीं है, मॉडिफाइड स्पेस है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक रीजन है। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने बनाया, नॉट हमने बनाया मतलब साइंटिस्ट ने बनाया ऑब्वियसली। तो एग्जैक्टली exactly ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। बट एक लाइन में अगर मैं बोलूं, तो कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी चार्ज बॉडीज होती है, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज होती है, तो उनकी वजह से क्या फोर्सेस होंगे, क्या दूसरे टेस्ट चार्जेस पे फोर्सेस लगेंगे, तो वो हम नॉर्मली कूलम्स लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक कंटिन्यूअस सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ऑल राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक मॉडिफाइड स्पेस है अराउंड अ पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक मॉडिफाइड स्पेस है अराउंड अ पर्टिकुलर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मॉडिफाइड, इसको हम ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं, देखो और बेटर लगेगा। द रीजन ऑफ, द रीजन ऑफ स्पेस, द रीजन ऑफ स्पेस around a charge, the region of space around a charge is not a normal, is not a normal, is not a normal space, is not a normal region, but modified, but modified so that if a test charge, if a test charge is, if a test charge is brought in this space, it experiences, it experiences, it experiences electric force, it experiences electric force। तो हमने यहां पर समझ लिया कि क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब वो जो स्पेस है वो एक मॉडिफाइड स्पेस है, फाइन। दिस modified space is termed as electric
इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, फाइन, ओके। बट क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ हो सकती है। देखो, जैसे अगर दो पर्टिकुलर चार्जेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा एक पर्टिकुलर फोर्स होगा। लेकिन अगर मैं उन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस इंक्रीज कर देता हूं तो क्या होगा, या फिर एक चार्ज को वहीं पे रखता हूं लेकिन दूसरे वाले चार्ज को दूर लेके चले जाता हूं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो दूर जाकर कम हो गई, लेकिन पास जब वो चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो थी वो ज्यादा थी। फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो थी वो ज्यादा थी। तो इसका मतलब मैथमेटिकली भी हमें डिफाइन करने की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली भी डिफाइन करने की जरूरत है। और हम किस तरीके से मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड is the force experienced by the unit test charge। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट टेस्ट चार्ज। देखो, अगर यहां पर एक चार्ज प्रेजेंट है Q और उसके आसपास कहीं पे एक चार्ज प्रेजेंट है 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब क्यों लिया, यूनिट टेस्ट चार्ज है, ठीक है, R डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स लिखते हैं F इक्वल टू के क्यू 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये जो पैरामीटर निकल के आया है, दिस पैरामीटर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो यहां पर कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें के कांस्टेंट है, जो आर है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। बट यहां पर जो मेन प्लेयर है वो क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ओन्ड बाय कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू की खुद की ताकत है, ये खुद की स्ट्रेंथ है ये, तो वो ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फैक्टर ऑफ द सोर्स चार्ज। ये क्या है, ये एक सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है। सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज, ठीक है। और अलग तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और अलग तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स experienced by a unit, no, not unit, by a test charge, per unit charge। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट, F डिवाइडेड बाय Q नॉट। अगर यहां पर एक चार्ज है कैपिटल Q और उससे कुछ दूरी पर एक चार्ज है स्मॉल q नॉट, ये है टेस्ट चार्ज, ये है सोर्स चार्ज। तो इनके बीच में जो मैं फोर्स लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, फोर्स कैसे लिखी जाएगी इन दोनों के बीच में, देखो F इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर मैं इस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करूंगा
तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फिर से k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो बेसिकली k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज ओन्ड बाय Q इटसेल्फ. ठीक है, k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज द फील्ड ऑफ कैपिटल Q. ठीक है, और क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. E इज अ वेक्टर. सो हम क्या लिखेंगे, E वेक्टर इक्वल टू 1 बाय क्यू नॉट F वेक्टर. तो यूनिट ऑफ E क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ E इज, देखो, न्यूटन, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू E. अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड या मॉडिफाइड स्पेस में एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स होगा क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, इसको हम वर्डिंग्स में लिखेंगे, द नेट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज present in an electric field at a point is the product of the charge and the field E defined at that point. ठीक है, अगर मान लो ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है, तो इसकी वजह से आसपास मॉडिफाइड स्पेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अगर इस फील्ड में मैं एक टेस्ट चार्ज को रख देता हूं क्यू नॉट को, तो इस क्यू नॉट के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, इस क्यू नॉट के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू क्यू नॉट इनटू, मान लो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है P. तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, Q की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P. आपको बात समझ में आ रही है, जहां पर चार्ज रखा हुआ है उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, Q नॉट की वजह से. ठीक है, ऑल राइट. थोड़ा थोड़ा आपको क्लैरिटी यहां पर मिल रहा होगा. इस टॉपिक में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही डिस्कस करने वाला था, लेकिन एक जनरल आइडिया इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको होना चाहिए, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है उसका, वो उसका भी आइडिया आपको होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद में बात करेंगे. पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं. फाइन, ओके ओके. नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं. इनको क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स. अब देखो, हमने ये तो समझ लिया कि टेस्ट चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगा. उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन होती है, और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितनी भी डायरेक्शंस होंगी, उन डायरेक्शंस में हम लाइंस बनाएंगे, और उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, वो लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे. देखो यहां पर मैं क्रिएट करता हूं कैसे. ओके, मान लो यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है क्या, Q. ठीक है, और ये जो है एक इमेजिनरी स्फीयर है. क्या है ये, इमेजिनरी स्फीयर है. इससे r डिस्टेंस पर मैं एक
टेस्ट चार्ज रखता हूं Q नॉट। अब मुझे बताओ इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कहां पे लगेगी? ऑब्वियसली इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ऐसे लगेगी। अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां ना रख के कहीं और, मतलब यहां रखता हूं, तो इसके ऊपर अब फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी। तो मुझे एक बात समझ में आती है क्या, कि अगर ये चार्ज ऐसे करके रखा हुआ है, ये चार्ज ऐसे करके रखा हुआ है, तो जो लगने वाली फोर्स है किस पे? टेस्ट चार्ज के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो ऐसे लग सकती है, ऐसे लग सकती है, ऐसे लग सकती है। बेसिकली अगर मैंने एक सर्कल बनाया है तो सर्कल से रेडियली आउटवर्ड वो फोर्स लगेगी। क्या ये सब लाइंस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही है? यस, लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, and as E equal to F by Q naught, so E is parallel to F, so therefore these are also called electric field lines. These are also called electric field lines. अब इसी की जगह मान लो अगर मेरे पास माइनस क्यू चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज होता, तो फिर कोई भी अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता, जैसे मान मैं यहीं पे शो करता हूं इसको, अच्छा इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नो प्रॉब्लम। यहां पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता क्यू नॉट, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगता? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर मैं इसको यहां पे रखता तो फोर्स कैसे लगता? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हमें क्लैरिटी है कि एक माइनस क्यू चार्ज की जो फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो कैसे होंगी? ऐसे रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। अगर मैं मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर दिखाऊं तो ये होगा आर कैप में और ये होगा माइनस आर कैप में। आर कैप होता है रेडियली आउटवर्ड, माइनस आर कैप होता है रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट कर जाएंगी, बट पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो उससे वो ओरिजिनेट करेंगी। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती है, बट नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट करती है। क्लैरिटी है? ओके। अगर क्लैरिटी है तो हम कुछ प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उनको समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइंस originate from a positive charge. Next, they terminate on a negative charge. They terminate on a negative charge. सिंपल सिंपल सा हम यहाँ पे बना के भी देख लेते हैं। आउटवर्ड्स एरो आप शो कर सकते हो, ठीक है, रफ डायग्राम, नेगेटिव, इनवर्ड एरोस, ठीक है, इनवर्ड एरोस। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें समझ में आ गए। नो टू लाइंस कैन intersect. No two lines can intersect. मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे है
उसमें से फील्ड लाइंस ऐसे जाती है और दूसरी वाली फील्ड लाइंस ऐसे जाकर इंटरसेक्ट कर जाती है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ इनवैलिड है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अब एक चीज़ देखो। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले एक और पॉइंट हमें करवाना है। तो इस पॉइंट को आप फोर्थ पॉइंट लिख लो। ठीक है, इस पॉइंट को आप फोर्थ पॉइंट लिख लो। इरेज करने से कोई फायदा नहीं है, इस पॉइंट को आप फोर्थ पॉइंट लिख लेना। थर्ड पॉइंट जो है मैं यहां पे लिख रहा हूं, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द लाइन shows the direction of electric force as well as electric field। अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं, जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे ऐसे फील्ड लाइन जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं ऐसे, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, तो ये टेंजेंट मुझे क्या शो करेगा? ये टेंजेंट मुझे क्या शो करेगा? ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। ठीक है, क्लैरिटी है? अब वापस आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? अब एक चीज देखो कि जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, तो टेंजेंट किस किस डायरेक्शन में होगा? देखो, ये वाला जो टेंजेंट है वो मुझे इस डायरेक्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में? एरो से शो कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में। और एक और टेंजेंट है यहां पर जो कि ऐसे है, जो कि ऐसे है। अब आप देखो, मैंने यहां पे क्या बोला कि टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ई। अगर टेंजेंट एट अ पॉइंट आपको फोर्स की डायरेक्शन शो करता है, तो इस वाले पॉइंट पर तो दो टेंजेंट आ गए, मतलब दो फोर्स की डायरेक्शन हो गई, मतलब दो फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अगर यहां पर एक चार्ज क्यू नॉट रखा होता है, तो वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, उस पर फोर्स इधर भी लगेगी और इधर भी लगेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने कूलम्स का बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने देखा कि जब हम लाइन ज्वाइन करते हैं दो चार्जेस की, तो उनके बीच में उस लाइन उस अलोंग द लाइन जो होता है वो फोर्स लगता है। ठीक है, तो ऐसा होना पॉसिबल, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। फोर्स की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, फोर्स की दो दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप देखो, अगर मैं सही से इसको बना के दिखाऊं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी लाइंस जो है वो ऐसे स्ट्रेट जाएंगी, ऐसे स्ट्रेट जाएंगी। अब आप देखो, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पर क्यू नॉट, तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही होता है ना? तो कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? जो कूलम लॉ ने बात बोली थी वो एकदम सही है कि लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस अलोंग दैट लाइन ओनली फोर्स इज देयर। ठीक है, उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग जो है वो फोर्स होगा। क्लियर है आपको? तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नोट डाउन करो, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। क्विकली नोट डाउन। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट। ओनली सम पॉइंट्स आर लेफ्ट, देन वील कंक्लूड। ठीक है,
electric field lines, electric field lines are open lines, are open lines. They do not, they do not make closed loops. They do not make closed loops. इसका मतलब क्या है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज से कोई लाइन निकली है तो वो वापस पॉजिटिव चार्ज में आकर एम्बेड नहीं करेगी, ठीक है। अगर एक नेगेटिव चार्ज पे लाइन आई है तो ऐसा नहीं है कि वो ओरिजिनेट भी पॉजिटिव उसी नेगेटिव चार्ज से हुई थी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज से सिर्फ लाइंस निकलती हैं, उसमें वापस एम्बेड नहीं होती। नेगेटिव चार्ज में लाइन आती है, उसमें से ओरिजिनेट नहीं होती, तो वो कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ओपन लाइंस होती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पॉजिटिव चार्ज से निकली है तो वो नेगेटिव चार्ज में ही एम्बेड करेगी, वो नेगेटिव चार्ज में ही टर्मिनेट करेगी। क्लियर? ओके, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, field lines are always perpendicular on the surface of a conductor. ये वाला जो पॉइंट है उसको हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे जब हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? जब हम कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को हम और भी ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम समझ सकते हैं क्या, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर है। अगर मैं बोल रहा हूं कि जो फील्ड लाइंस है ना वो कुछ इस तरीके से 90 डिग्री बनाती हुई जाएगी, ठीक है, नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड, वो बाहर से ही 90 डिग्री बनाती हुई जा सकती है, किसी एंगल पर टिल्ट नहीं हो सकती। अब मान लो कि मैं एंगल पर उसे टिल्ट कर देता हूं, ये है हमारी फील्ड लाइन एट थीटा एंगल। तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक क्या होगा? ई साइन थीटा, दूसरा क्या होगा? ई कॉस थीटा। अब अगर ई कॉस थीटा है तो यहां पर जो आसपास चार्जेस है, लेट्स कंसीडर यहां पर कुछ चार्ज है क्यू नॉट, तो उस चार्ज पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा? एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई कॉस थीटा। क्यू नॉट इक्वल टू ई कॉस थीटा। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से अगर फोर्स लगेगा तो यहां पर मोशन ऑफ चार्जेस होने लगेगा। क्या होने लगेगा? मोशन ऑफ चार्ज। दिस विल लीड टू मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज मतलब करंट, जो कि पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। मोशन ऑफ चार्ज ओवर द कंडक्टर ऑफ सरफेस ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। अगर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब कॉस थीटा जीरो होना चाहिए। अगर कॉस थीटा जीरो है तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब फील्ड लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। क्लैरिटी है? ठीक है, ओके, कीप नोटिंग डाउन। सेवंथ पॉइंट, number of field lines, number of field lines per unit area, number of field lines per unit area shows, number of field lines per unit area shows the strength of the field at that point.
देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, यहाँ से लाइन जैसे निकल रही है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक लूप बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर एक लूप क्रिएट करूं ऐसे, ठीक है, कुछ एरिया है इस लूप का ए, ऐसा ही एरिया जो है मैं वो थोड़ा बाद में बनाता हूँ, थोड़ा दूर बनाता हूँ, सेम सेम साइज का एरिया, सेम साइज का एरिया मैंने बनाया है। अब देखो इस एरिया से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कितनी निकल रही है, एक। फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है, एक। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। यहां पर जो फील्ड है उसमें, यहाँ पर जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम क्रॉस कर रही है, इसलिए यहाँ पर फील्ड लाइन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। यहाँ पर एक और हम बात बोल सकते हैं, क्या, कि इफ लाइंस आर crowded, if lines are crowded, that means more electric field. If lines are crowded, that means more electric field, and vice versa. देखो, अगर लाइंस क्राउडेड है तो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर लाइंस जो है वो क्राउडेड नहीं है, बहुत कम लाइंस है एक पर्टिकुलर रीजन में, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बहुत लेस होगी। फाइन, ओके, ऑल राइट। ऐसे आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार। ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर ऐसे चार्ज है, अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। आपका पूछा है कि ई ए ज्यादा होगा कि ई बी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ए जो पॉइंट है वो ज्यादा नियर टू द चार्जेस है, एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि ए के आसपास अगर हम एक एरिया लूप बनाएंगे तो उसमें से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगी, बी के आसपास अगर हम सेम एरिया लूप बनाते हैं तो उसमें से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए है, ई ए जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ई बी। ओके, नोट डाउन। कुछ कुछ बातें और हम देख लेते हैं। नॉट क्वेश्चन, क्या पॉइंट हमने लास्ट किया, सेवेंथ। ओके, एट्थ पॉइंट, अगर एक इन्फिनिट शीट है, क्या है, इन्फिनिट शीट है, ऐसे ऐसे, इन्फिनिट विड्थ, इन्फिनिट लेंथ, समझ में आ रहा है आपको, और ये चार्ज्ड है, ठीक है, एक इन्फिनिट शीट है जो कि चार्ज्ड है, अगर मैं इसको साइडवेज देखूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। तो इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, वो पैरेलल होती है। दोनों साइड पे।
एक इन्फिनिट शीट है, क्या है? इन्फिनिट शीट। तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस कैसी होती है? पैरेलल फील्ड लाइंस, पैरेलल फील्ड लाइंस। ऑल राइट, पैरेलल फील्ड लाइंस। कुछ छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं। जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके पास एक और पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इन दोनों की फील्ड लाइंस हम कैसे शो करेंगे? देखो, यहां से ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ये ऐसे। क्लियर? अब इधर जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो पॉजिटिव चार्ज पे टर्मिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी भी खुद की फील्ड लाइंस है, और कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यहां पर तो फील्ड लाइंस नॉर्मली जाएंगी, बट ये जो इंटरनल फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। उसी तरीके से हम रिपल्शन शो करते हैं, कैसे? ऐसे, ऐसे, लाइक दिस। आर यू गेटिंग? और इसके बाद ये फिर पैरेलल हो जाएंगी, ये फिर पैरेलल हो जाएंगी, कभी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये जो गैप है यहाँ पर, यही हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। ये क्या है? ये रिपल्शन है। फाइन, दिस इज व्हाट? दिस इज रिपल्शन। ठीक है, अगर मुझे अट्रैक्शन शो करना हो तो कैसे करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहां से फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, निकलेगा, यहां से सीधा जाएगा, नेगेटिव चार्ज में एम्बेड कर जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, इसमें एम्बेड कर जाएगा, ऐसे। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? यहां से जो चार्जेस, सॉरी, ये जो एरो है, ये वाला एरो, हाँ, ठीक है, सारे एरो यहाँ पर अंदर है, यहाँ पर सारे एरो बाहर जा रहे हैं। क्लैरिटी है आपको? ठीक है, ये क्या है? दिस इज अट्रैक्शन, दिस इज अट्रैक्शन। ठीक है, फील्ड लाइंस जब एक चार्ज से निकल के दूसरे चार्ज में जाती हैं तो दिस शोइंग अट्रैक्शन। जब वो ऐसे करके एक दूसरे से दूर चले जा रही है, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो दिस शोज रिपल्शन। ठीक है, जस्ट वन लास्ट पॉइंट एंड देन वी आर डन फॉर द डे। 10th पॉइंट, number of electric field lines, number of electric field lines per unit area is called electric flux. इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पूरा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस आप याद रख लीजिए कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब जो हमें मिलता है वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, आपको सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई। हमने आज दो बड़े बड़े टॉपिक्स करे हैं, इक्विलिब्रियम के हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने अच्छे से समझ लिया। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैथमेटिकल जो एस्पेक्ट है उसको भी देखा। नेक्स्ट टर्न पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऑल राइट।